जो टीम आपके साथ काम कर रही है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको अपने साथी के ऊपर भरोसा नहीं है तो कॉज पूरा नहीं होगा। ये तय बात है, ये निश्चित बात है, इसलिए आप समझ लीजिए। और भरोसा भी कैसा? भरोसा तर्क से बाहर होना चाहिए, फायदे से बाहर होना चाहिए। भगवान भी भरोसे पे तभी अमल करता है जब तक आप उस पर भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ एक कहानी आती है कि द्वारिका में कृष्ण जी खाना खा रहे थे रात को, तो अचानक पहला टुकड़ा जैसे मुंह की तरफ गया, उसे छोड़ के थाली में और बाहर गेट की तरफ भागे। रुक्मणी जी भी भागी, पीछे पीछे सेनापति भागे, बहुत तेज तेज भागे। पीतांबर कहीं गिर गया, कुछ कहीं गिर गया, चप्पल गिर गई, भागे बहुत तेज। अचानक गेट तक गए, एकदम रुके और फिर वापस आ गए और फिर खाना खाने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि भागे क्यों? बोले वो वृंदावन से मेरा एक दीवाना आया था, वो कन्हैया कन्हैया काके मुझे ढूंढ रहा था, एक तारा बजाते हुए। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे कि पागल है पागल है, और वो रो रहा था, तो उसे बचाने जा रहा था। अब आपके समझने लायक बात है। तो रुक्मणी जी ने कहा वापस क्यों आ गए? बोले अभी तक तो वो मुझे पुकार रहा था, जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा उसने एक तारा फेंका और खुद दोनों हाथों में पत्थर उठा के लोगों पे फेंकने लगा। तो मैंने कहा ये खुद ही लड़ लेगा जब इसने खुद ही पत्थर उठा लिए। इसे कहते हैं भरोसा। रावण को अपने अहम पर भरोसा था और राम को स्वयं पर भरोसा था। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में ही खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं। उनके गुरु शंकर हैं, जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं, 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा। अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में मां सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते हो। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्राइड। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसका गर्व आपके अंदर होना चाहिए, जो आपने बैच लगाया है। क्या कहते हैं हनुमान? वो पूछते तू कौन है, तो अपना परिचय क्या देते हैं? राम दूत में मात जानकी, मां मैं राम का दूत हूं। राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं वहां काम करता हूं। दिस इज द पहचान। जब दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो रही थी, भगवान राम पुल बना रहे थे, तो एक मराठी लोकगीत में एक कविता आती है, विनोद भट्ट जी ने उसे कहानी के रूप में लिखा, बड़े लोकप्रिय लेखक हैं, कि भगवान शिला के ऊपर बैठे थे तो देखते थे कि एक गिलहरी जो थी वो खुद को लपेटती थी रेत में और जाके फिर समुद्र में नहा लेती थी, फिर लपेटती थी, फिर समुद्र में नहा लेती थी। भगवान को समझ नहीं आया तो भगवान ने उसे उठा लिया। बोले क्या कर रही हो? उसने कहा मुझे छोड़ो, तुम जो भी हो, मुझे काम करना है, बहुत काम पड़ा है। भगवान ने कहा तुम क्या कर रही हो? बोले वो रामचंद्र जी लड़ने आए हैं रावण से, उनका पुल बना रही हूं। तो भगवान ने कहा भाई अजीब गिलहरी है तू, तेरे 4 कण रेत में छोड़ देने से मेरा पुल बन जाएगा। जो गिलहरी का उत्तर है वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है और गर्व करने योग्य है। गिलहरी ने कहा बने ना बने पुल मुझे पता नहीं है, पर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम पुल बनाने वालों में लिखा जाएगा, न्याय करने वालों में लिखा जाएगा। सो ये जो अपने अपने काम पर 24 आवर्स फिदा रहना, जैसे मैंने राजनीति की, लेकिन मुझे उस काम में दर्द होता था, दुख होता था, मैं काम कर नहीं पाता था। टिकट की मीटिंग करके घर लौटता था तो ऐसा लगता था कि 25 आदमियों ने पीटा है मुझे, क्योंकि वो मेरे मन का काम नहीं था, अंदर से नहीं आ रहा था। आज की तिथि में मैं रात में कविता पढ़ के आया हूं, अपने अपने राम करके आया हूं, मैं केवल 3 घंटे सोया हूं, लेकिन 1-1.5 घंटे बोलूंगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ये थका हुआ आदमी बोल रहा है, क्योंकि मेरे मन का काम है, ये मेरे आत्मा का काम है। जनता से संवाद करना, लोगों से मिलना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे अपनी बात कहनी, उनकी बात सुननी, ये मेरे लहू में है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं अपनी इच्छा से, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे खानदान में भी कुछ सीए हैं। किसी बच्चे को आप मार पीट के सीए तो नहीं बना सकते, इंजीनियर बना सकते हो बॉस, डॉक्टर बना सकते हो, लेकिन किसी बच्चे को, लड़के को सीए नहीं बना सकते आप। वो तो जब तक उसने खुद ने ना तय कर लियो कि रेड मरानी है, तब तक वो सीए नहीं बन सकता है।
वो तो खुद ही बेचारा जब तय कर लेता है कि भैया घिसने आए मेरे को, घिस घिस के परेशान हो जाता है, 1 रह गया पेपर, 2 रह गया पेपर। मेरे भी कई भतीजे भांजे मिलते हैं तो बेटा क्या चल रहा है, बस मामा 1 रह गया है, बस ये और हो जाए मामा, बस 1 और रह गया। और फिर वो बन भी गए, उनमें कुछ सीए हैं भी और कुछ तैयारी में भी हैं। तो आपने ये प्रोफेशन, बॉस इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आपने प्रोफेशन मन से चुना था, आप पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला था। अब एक्सीलेंस के अलावा आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। कौन आपकी बात मानेगा कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। मैंने ये प्रोफेशन कवि बनने का अपने मन से चुना था। मेरा बड़ा भाई IITian था, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे। आप में से कुछ लोग अध्यापकों के बेटे हो तो आपको पता होगा कि कितना प्रेशर रहता है टीचर्स के बच्चों पर। अप्रैल मार्च में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो बच्चे कूटने की प्रैक्टिस वो घर पे ही करते हैं। हम उसी प्रयोगशाला से निकले हुए हैं। मतलब हमारा बड़ा भाई एक इंजीनियरिंग क्या कर गया, उसने हमारी जिंदगी में नरक खोल दिया। एक उसको देखो, एक उसको, अरे भाई उसको थी चुल इंजीनियर बनने की, बन गया, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई? मेरे को क्यों बर्नौली की इक्वेशन समझा रहे हो कि ऊपर से प्रेशर पड़ने पे ऐसे नीचे से चीज उठ जाती है? मैं इश्क का आदमी, मुझे इतना समझ में आता था कि जिस लड़की से इश्क था वो पास से गुजरती है, उसका दुपट्टा हिलता है तो मेरा अस्तित्व ऊपर उठ जाता है पूरा। And they were teaching me Bernoulli equation. You just learn it out. They were teaching me periodic table. और मैं क्या कर सकता था? तो मैं उसको याद ही करने लगा। एक्सीलेंस थी, ब्रिलियंस थी, इंटेलिजेंट था, तो यहां तक क्रॉस कर गया कि चलो यहां तक आ गया, लेकिन मन नहीं था। तो आप तो मन से आए हो यहां पर, आपने तो आपके मन के साथ चुना है। पहली बात तो आपके प्रोफेशनल एक्सीलेंस के प्रति आपकी 100% जवाबदारी। दूसरी बात, इसका जो स्फीयर है, इसका जो एरिया है वो बढ़ाने की बात। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, 1-2 बात आपसे और शेयर करूंगा, वो है कि आप ऐसे काम में हो, और खासकर इस संस्थान में आप ऐसे में हो जहां अकेले के पराक्रम से विजय नहीं मिल सकती। हिंदुस्तान में सौरभ गांगुली के टीम कैप्टन बनने से पहले रिकॉर्ड तो बनते थे लेकिन भारत नहीं जीतता था। कपिल पाजी के टाइम में हम एक बार वर्ल्ड कप ले आए। उस समय भी जो लोग पुराने उनको पता होगा कि कितनी ज्यादा अंदर ही अंदर टीम में कलह थी। एक हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, नाम लेना नहीं चाहिए, बड़े रेवरेंड हैं, उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा जीवन एकात्म पराक्रम पर था। वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे, वो ही थे, टीम कुछ नहीं थी। 150 रन बने तो उनके 135 और बाकी में टीम आउट है, कुछ था ही नहीं। कपिल पाजी ने पहली बार, जो कि गांव से आए थे, चौधरी आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, लेके जाएंगे। और आउट ऑफ द नोवेयर हम लोग पहुंचे, और जिसे ब्लैक थंडर कहा जाता था वेस्ट इंडीज को, जिसका 3rd रो हैट्रिक जिसकी बनने वाली थी, और झोंक दिया था पूरा। और वो वेस्ट इंडीज जो विवियन रिचर्ड्स और एक से एक बड़े तोप लोग जिसमें थे, उस वेस्ट इंडीज को हरा के हमने कैसे क्लचिस से जीता। वो जो जीत थी बॉस, वो कपिल देव की जीत नहीं थी, वो 11 लोगों की इकट्ठी जीत थी। उसके बाद सौरभ गांगुली जी ने यह काम किया। पहली बार वो जेस्चर्स आपने देखे होंगे कि एक साथ हाथ मिला के कुछ संकल्प करना हो तो मैदान के बीच में खड़े होना, एक साथ इकट्ठे होना, यानी कि टीम बिल्डिंग। राम और रावण की लड़ाई में केवल यही एक अंतर था जिसके कारण रावण हारा है। एक जो पंक्ति में बोल रहा हूं इसे आप अपने जीवन में लेके जाना। रावण को अपने अहम पर भरोसा था और राम को स्वयं पर भरोसा था। आप अगर दोनों का संवाद देखिए, चाहे रामचरितमानस में देखें, चाहे वाल्मीकि रामायण में देखें, साउथ इंडिया के हमारे दोस्त बैठे होंगे तो कंबन की रामायण में देखें, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने भी राम कहानी लिखी है, राम कथा लिखी है। आप कहीं भी राम की कहानी देखें, हर जगह रावण जो है वो फर्स्ट टेंस में बोलता है, मैं ये, मैंने ये किया, मैं। और बड़ी मशहूर कहानी भी है कि माता कौशल्या ने पूछा कि रावण को मारा, राम से पूछा, तो राम ने कहा कि मां मैंने रावण को नहीं मारा, रावण की मैंने रावण को मारा। एक वर्ल्ड चैंपियन जो टीम थी,
जो 7 बार विश्व जीत चुकी थी, ऐसी सेना थी रावण की। और उस रावण की सेना के सामने राम ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो कभी युद्ध लड़े ही नहीं थे, जो वनवासी थे, ट्राइबल्स थे, जो उपेक्षित थे, मल्लाह थे, वंचित लोग थे। वानर का मतलब क्या है? बंदर नहीं है वानर का मतलब, संस्कृत भाषा में वह माने विशेष, विशेष नर, जो लोग पेड़ों पर मचान बना के रहते हैं, जिनको एक पेड़ से दूसरा पेड़ जाना आता है, जिनको फलों पर आश्रित रहना आता है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, तो विशेष नर। और जब आप विशेष नर होंगे, जंगल में रहेंगे, तो आपके बाल भी बढ़ जाएंगे, सब चीज़ें बढ़ जाएंगी और आप सामान्य रूप से रहेंगे। आप कपड़ों के बारे में बहुत जागृत नहीं रहेंगे, क्योंकि कपड़े फंस सकते हैं उछलने कूदने में आपके, तो आप कपड़े भी ऐसे ही पहनेंगे सामान्य रूप से। बड़ा वैज्ञानिक है मामला। लोग कहते हैं ना जटायु के पंख टूट गए। जटायु कोई पक्षी नहीं था। मेरी व्याख्या निजी यही है, जटायु उस जमाने के सबसे अच्छे जेट उड़ाने वाले पायलट थे, विंग कमांडर थे, जैसे अभिनंदन साहब। वो जो जहाज उड़ा रहे थे, उस जहाज में ये तकनीक थी कि दूसरा जो जहाज जा रहा है उसमें क्या हो रहा है इसे अपने स्क्रीन पे देख सकें। उन्होंने पीछे से उड़ते हुए एक बड़े जहाज में देखा कि एक औरत का अपहरण हो रहा है, एक महिला का, और उन्होंने देखा कि ये महिला की आवाज में मैच करता हूं डेटा में डालकर। उन्होंने वर्ड डेटा में वॉइस सैंपल डाला तो डेटा में आवाज आई कि ये तो अयोध्या की महारानी और मिथिला की राजकुमारी सीता की आवाज है। उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से उस जहाज के ऊपर हमला किया, पहले उसे अलर्ट किया कि आप ये अपहरण मत करिए, फिर हमला किया। लेकिन डेफिनेटली रावण का जहाज था एयरफोर्स 1। हर रावण के पास एयरफोर्स 1 होता है, तो उसमें ज्यादा मिसाइल थी, उसमें परमाणु हथियार भी थे। उसने काउंटर अटैक किया और प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश में जटायु ने जो टाइमली इजेक्ट होता है वो ले लिया, और जब वो नीचे गिरे तो उनको चोट लग गई, और तब लोगों ने बताया कि एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है, पायलट पड़ा हुआ है। उस पायलट से राम ने बात की है। कंप्लीट साइंटिफिक है ये। तो बाद में लोगों ने कह दिया, जैसे लोग कहते हैं ना साहब भगवान कृष्ण ने पर्वत उंगली पर उठा लिया। मैं लंदन में था तो किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे 3 दिन के सत्र थे, साहब आप कैसी बातें करते हैं, आप क्या तो ऐसी नॉन साइंटिफिक बातें होती हैं, ऐसे पर्वत कैसे उठ सकता है, एक पत्थर उठा के दिखाइए। मैंने कहा भाई मेरे घर में हम 4 भाई हैं, दिवाली होली पर जाते हैं तो हमारी एक दूसरे नंबर का जो भाई है उसकी जो वाइफ है बॉटनी की प्रोफेसर हैं मेरठ में, वो घरेलू काम बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं। मेरी माँ उनसे बहुत इंप्रेस रहती हैं। तो जब वो आ जाती हैं तो शाम को मेरी माँ क्या कहती हैं, अमिता आ गई, इसने पूरा घर उठा लिया है। तो घर उठा लिया है क्या? वो 500 मीटर का प्लॉट उसने उंगली पे रख लिया है भाई। घर उठा लिया है मतलब कब उठा लिया? लोग कहते हैं ना शोर मचा मचा के पूरा मोहल्ला उठा लिया है, तो मोहल्ला नहीं उठा लिया है। जब बाढ़ आई ब्रज में तो कन्हैया ने अपने साथ के युवा लड़कों को मिलकर एक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बनाई, और जो अकेला पर्वत गिरिराज का था वहां पूरे ब्रज के लोगों को विस्थापित किया, और 4 महीने ठीक से सैनिटेशन चलाया, पानी चलाया, सब चलाया। तो लोगों ने कहा कितना अच्छा लड़का है, पूरा पहाड़ हाथ पे उठा लिया, पूरा पहाड़ उंगली पे उठा लिया। दिस इज सिंपल साइंटिफिक वर्जन, सिंपल साइंटिफिक वर्जन है। लेकिन राम ने तो ऐसी टीम तैयार की जो कभी लड़ी ही नहीं थी, लेकिन राम ने उसमें अपना भरोसा स्थापित किया। जो टीम आपके साथ काम कर रही है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको अपने साथी के ऊपर भरोसा नहीं है तो कॉज पूरा नहीं होगा, ये तय बात है, ये निश्चित बात है। इसलिए आप समझ लीजिए। और भरोसा भी कैसा? भरोसा तर्क से बाहर होना चाहिए, फायदे से बाहर होना चाहिए। भगवान भी भरोसे पे तभी अमल करता है जब तक आप उस पर भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ एक कहानी आती है कि द्वारिका में कृष्ण जी खाना खा रहे थे रात को, तो अचानक पहला टुकड़ा जैसे मुंह की तरफ गया, उसे छोड़ के थाली में और बाहर गेट की तरफ भागे। रुक्मणी जी भी भागी, पीछे पीछे सेनापति भागे, बहुत तेज तेज भागे। पीतांबर कहीं गिर गया, कुछ कहीं गिर गया, चप्पल गिर गई, भागे बहुत तेज। अचानक गेट तक गए, एकदम रुके और फिर वापस आ गए और फिर खाना खाने लगे। तो रुक्मणी जी ने पूछा कि भागे क्यों? बोले वो वृंदावन से मेरा एक दीवाना आया था, वो कन्हैया कन्हैया काके मुझे ढूंढ रहा था, एक तारा बजाते हुए। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे कि पागल है पागल है, और वो रो रहा था तो उसे बचाने जा रहा था। अब आपके समझने लायक बात है। तो रुक्मणी जी ने कहा वापस क्यों आ गए? बोले अभी तक तो वो मुझे पुकार रहा था, जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा उसने एक तारा फेंका और खुद दोनों हाथों में पत्थर उठा के लोगों पे फेंकने लगा। तो मैंने कहा ये खुद ही लड़ लेगा जब इसने खुद ही पत्थर उठा लिए। इसे कहते हैं भरोसा। अगर भरोसा है, हनुमान को काम डेप्यूट करते समय राम ने यह नहीं बताया कि अगर पकड़ लिए गए तो क्या करना।
राम ने सिर्फ इतना कहा, राम ने भी नहीं कहा, जामवंत से कहा किसी को भेज दो कोई बताइए आए। बस सीता से इतना कही है, सीता को देखा है कि कैसी है और बताए कि मैं आऊंगा। 2 बातें बतानी थी। इसके बाद का सारा प्रोजेक्ट जो था वो हनुमान जी का खुद का था। उन्होंने कोई टीएडीए नहीं लिया, है ना, खुद ही टेक ऑफ किया, खुद ही लैंड कर गए। इसे कहते हैं मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हर काम वहां जाके फंस गए, वो उन्हें भूख लगी, उन्होंने खाना खाया, पेड़ वेट टूट गए, लोगों ने पकड़ लिया, देख लिया बंदर है। उसके बाद अब उन्हें लगा कि वो छुट भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा चल देख ही आता हूं पूरा। तो यहां जो इस्तेमाल की बुद्धि, उसके लिए राम ने कह के नहीं भेजा। तो आप जब टीम के साथ करें, इस संस्थान में काम करें, तो आप कितने भी महत्वपूर्ण हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, जिसको काम सौंप दें ये मानना इस काम में ये मुझसे बेहतर आदमी अच्छा करके दिखाएगा, मैं इसके साथ खड़ा हुआ। और अगर आपको यही शंका है कि नहीं मैं कर देता, मैं कर देता, मैं कर देता, तो आपसे कुछ ना होगा जीवन में। ऐसे लोगों से कभी कुछ नहीं हुआ जीवन में। क्योंकि देखिए, मैं यहां क्यों आया हूं, मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के कहने पे नहीं आया, मैं इंस्टीट्यूट के कहने पे आया हूं। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को मैं देखता था जब मैं आईटीओ जाता था, वहां से गुजरते समय मैं इसकी बिल्डिंग देखता था, तो मैं सोचता था ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं। समय ने चक्कर लगाया, मैंने भी कुछ थोड़ी लोकप्रियता कमाई, आप यहां तक पहुंचे, तो हम दोनों का सुयोग बना कि हम बंबई समुद्र के किनारे एक दूसरे से मिल रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लगातार मिलते रहेंगे एक दूसरे से, हम लगातार संवाद करते रहेंगे, मैं आपके बीच आता रहूंगा। तो आप महत्वपूर्ण क्यों हुए? क्योंकि आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। अगर इस संस्थान से आप स्वयं को बड़ा मानने लगेंगे तो यही बात खत्म हो जाएगी। मैंने प्रोफेशनली एक इंडस्ट्री को बड़ा किया है जितनी मेहनत कर सकता था। मैंने सोशली एक आंदोलन को खड़ा किया है। जब आंदोलन हो रहा था तो यह माना जाता था कि आंदोलन का मतलब 200 आदमी, 300 आदमी। जब मैं अन्ना के पास गया था रालेगन सिद्धि, तो अन्ना ने मुझको कहा कि अनशन तो कर लेंगे लोकपाल पे, पर मैं रालेगन में ही करूंगा। तो मैंने कहा अन्ना रालेगन में नहीं, दिल्ली में करिए। तो बोले नहीं, तुम्हारी दिल्ली बहुत कठोर है, बड़ा कठोर दिल का है दिल्ली। हालांकि बात सही निकली उनकी। तो बोले, मैंने कहा क्यों अन्ना? वहां तो 200-300 आदमी भी नहीं आता, और रालेगन में दिन में 1000 आदमी आता है, रात को 200 आदमी सोता है जहां अनशन स्थल होता है। मैंने उनसे कहा अन्ना, दिन में 10,000 आदमी होगा और रात में 5,000 आदमी होगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं कॉलेजेस में लोकप्रिय था, तो मैं आसपास के करीब 40-50 इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां मैंने रैली की, लड़कों से कहा कि आना, और लड़के आ गए। उससे पहले लोग समझते थे कि सोशल जो आंदोलन है वो अब सफल नहीं हो सकता भारत में, लेकिन हुआ। आजादी के बाद का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तानी थे उससे प्रभावित हुए। उसके बाद एक पॉलिटिकल वेंचर करके देखा, राजनीति करके देखी, बाद में हमारे साथ हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट करके देखी। आजकल मैं राम पर बोल रहा हूं, 3 दिन के सेशन होते हैं अपने अपने राम के, क्वेश्चन सेशंस होते हैं, राम कथा के माध्यम से बोलता हूं। तो मैं देखता हूं कि उस संस्थान में जो लोग पहले से मौजूद हैं, मैं बड़े आदर की बात कर रहा हूं, उनमें बेचैनी शुरू हो गई है। वो सवाल उठाने लगे हैं, ये तो सन्यासी भी नहीं है, ये तो गृहस्थ है, ये चमड़ा पहनता है, इसके बाद भी ऐसा। क्योंकि उनको मुझसे कोई समस्या नहीं है, एक बना बनाया ट्रेंड है, उससे, उसके टूटने से समस्या है। तो आप जो भी ऐसा काम करेंगे, जहां तक ये संस्थान आया है संविधान से बड़ी आयु का, जो इसे नेक्स्ट लीप में लेके जाएगा, तो कुछ लोगों को बेचैनी होगी। लेकिन अगर आपकी आंख में लक्ष्य ठीक है, तो मेरी दादी कहती थी कि बेटा मन से रो तो फूटी आंख से भी आंसू निकलता है, अगर मन से रोया जाए। संस्थान से बड़े बनने की कोशिश जो भी आदमी करेगा, वो संस्थान को भी नीचा करेगा और स्वयं को भी समाप्त करेगा। इसलिए टीम स्पिरिट की तरह काम करना। देखिए, हनुमान के पास आजकल, जैसे आप बॉम्बे आइए फ्लाइट में बैठ के, तो एक तो अंग्रेजी इस देश में, मतलब कोई खराब भाषा नहीं है, अच्छी भाषा है, मेरे पास ग्रेजुएशन में थी, मैंने विश्वविद्यालय टॉप किया इस लैंग्वेज में, लेकिन मुझे उससे बेहतर हिंदी लगती है। क्योंकि वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हो सकती है, मेरी मां से सुंदर नहीं हो सकती। तो
बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जो कंफर्ट, जो आराम मुझे अंग्रेजी से कोई नाराजगी नहीं है। एक अच्छी भाषा है, भाषा तो जितनी है ज़्यादा आए उतनी अच्छी है। मेरे को 3-4 भाषाएं आती है, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं बांग्ला भी सीखूं, मराठी भी सीखूं, गुजराती तो सीखनी चाहिए आजकल। तो जिनको आती है भैया वो बस उनको तो कोहनी तक प्रणाम है। लेकिन हिंदी अपनी भाषा है, अपने हिसाब से कह सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि दिल्ली से बॉम्बे की जब फ्लाइट में आप बैठिए, अंग्रेजी हमारा एक टैबू है, दिमाग का, मस्तिष्क का, गुलामी का। आपकी बगल में बैठा हुआ आदमी विस्तार की फ्लाइट में, पहली बात तो विस्तारा नहीं है, वो विस्तार है। जैसे कृष्णा नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, वो कृष्ण है। आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा अच्छा द्रौपदी पसंद है आपको बेबी? नो नो नो, आई प्रीच कृष्णा। मैंने कहा हाँ हाँ द्रौपदी। नो 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 नो, द लॉर्ड कृष्णा। मैंने कहा वो कृष्ण है। आई डू योगा। है एक आसन फालतू करती है क्या? दिस इज योग भाई, ये योग है। मैं वहां ऋषिकेश में घूम रहा था, एक शूट कर रहे थे हम ऋषिकेश में। सुबह 5 बजे उठ के इसीलिए कर रहे थे कि जनता ना दिखाई दे, जल्दी से कर लें। और लाइट उस समय अच्छी होती है। वो डायरेक्टर ने कहा कुमार साहब लाइटिंग अच्छी होगी, तो उसमें मुझे चलना था और वो पैरों के निशान पे कैमरा मूव होना था। तो हम शूट कर रहे थे एक एल्बम के लिए। तो वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ आ गए, वो नई नई शादी होके घूमने गए होंगे ऊपर मसूरी वसूरी। तो उनमें 2 बच्चे फोटो खिंचाना चाह रहे थे। तो मेरी जैसी आदत है कि चलो भाई खिंचवा लो। तो मैं गया, तो उसने कहा सर लॉन्ग टाइम सर फैन, नेवर इमेजिन सर कि आप गेंजीज के किनारे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि गेंजीज ये कौन है? तो बोले सर दिस रिवर। मैंने कहा बेटा ये गंगा है, और जब चलेगा ना ऊपर की तरफ तो गेंजीज कह के मुंह में नहीं डलेगी, गंगा जल कह के ही मुंह में डलेगी। तो ये जो कमतरी है, ये जो आपके अंदर की एक कमतरी है कि ये जबान मेरे को इसलिए बोलनी है कि मुझको। तो दिल्ली की सीधी फ्लाइट में विस्तार की में जो बिजनेस क्लास में बैठता है, एयर इंडिया में भी जो बैठता है, वो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में लॉजिक की हत्या करता है। वेल कुमार जी फ्लाइंग टू बॉम्बे। मैंने कहा नहीं, रास्ते में कोटपुतली कूदूंगा छाता लेके। यू मस्ट बी जोकिंग। मैंने कहा शुरू तो तैने करी थी भाई, अब जब ये जहाज बंबई जा रहा है तो मैं रास्ते में कहां उतर जाऊंगा भाई? क्या सवाल पूछ रहा है, कुछ और सवाल पूछ। तो ये अच्छा, फिर आप उससे पूछिए कि आप क्या करते हैं और आपने कैसे। आई डिड ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज, देन आई गो टू हार्वर्ड, देन आई वर्क विद मैकेंजी। वो स्वयं बड़ा है, बाकी सब छोटा है। हार्वर्ड भी छोटा है, कैम्ब्रिज भी छोटा है, मैकेंजी भी छोटा है। इसीलिए कहता हूं राम कथा पढ़िए, इसीलिए कहता हूं अपने अपने राम के सत्रों में आइए सुनिए। हनुमान के पास गर्व करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। आप तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉस, उनके पास तो सारी डिग्रियां हैं। वो जूनियर चैंपियन है वर्ल्ड के, पहले ही बचपन में ही खा गए थे सूरज को। वो पंच तत्वों में एक वायु के पुत्र हैं। उनके गुरु शंकर हैं, जो उन्हें अपना बेटा कहते हैं, 11वां रुद्र। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया है कि तू पानी में नहीं डूबेगा। अग्नि ने वरदान दिया है तू आग में नहीं जलेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी उनसे जंगल में भी आधी रात परिचय पूछता है, अशोक वाटिका में मां सीता पूछती है कि बंदर तू कौन है, तो ये नहीं कहते कि ओ आई डिड यू नो, ऐसे नहीं कहते हो। दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्राइड। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसका गर्व आपके अंदर होना चाहिए, जो आपने बैच लगाया है। फिर क्या कहते हैं हनुमान, वो पूछते तू कौन है, तो अपना परिचय क्या देते हैं, रामदूत में मात जानकी। मां मैं राम का दूत हूं, राम इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई वर्क, मैं वहां काम करता हूं। दिस इज द पहचान। उनकी डिग्रीज का वर्णन है। आप एक्सेल कर सकते हैं। आप ऊपर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपने इलेक्शंस जीते हैं, आप नॉमिनेट हुए हैं। बाकी जो लोग बैठे हैं ये बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब बड़े हैं मैंने माना। लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द डे आप क्या हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी, सबसे बड़ी डिग्री है आप। उनकी डिग्री, हनुमान की डिग्री गिनाई जाती है, लेकिन लास्ट में एक ही डिग्री है कि वो राम के दूत हैं।
उनके यहाँ काम करते हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम, और अंत में क्या है, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, मैं राम का दूत हूं, उसकी शरण में जाना है। तो आप पर तय करता है कि आप पीछे क्या बोलना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डिस्कोर्सिव हो गया हूं, पर मुझे लगा कि बहुत ही घरेलू महफिल है, और खासतौर पे आपने इतना शोर मचाया था, उससे मुझे लग गया कि आप बात करने लायक आदमी हैं, आपसे बात की जा सकती है। जनरली ऐसी महफिलों में और ऐसे कन्वेंशंस में मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही फॉर्मल होता हूं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, लेकिन आई एम पोरिंग आउट ऑफ माई हार्ट। मैं अपने हृदय से आपसे बात कर रहा हूं, दिल से आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूं, आप में से एक आदमी मुझे मिले जो उस समय, जिसकी सीए कंपनी का काम 2000 करोड़ का हो, 4000 करोड़ का हो, मुझसे कह सके कि मैंने आपको वेस्टिन में सुना था, आप हमारे कन्वेंशन में आए थे, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट इन द जनरेशंस है, ये मैंने पर्सनली करके देखा है। जब 2000 और 2002 में जो पारंपरिक कवि सम्मेलन थे, ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स थे, उनमें से मुझे बाहर कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, तो मेरे पास जगह कहां बची थी? तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गया, आईआईटीज में गया, आईएम में गया। अभी मुझसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हुए सर बोल रहे थे कि गूगल में मुझे बुलाया गया। गूगल ने मुझे इसलिए तो जरूर बुलाया कि मैं मोस्ट सर्च था। इंजन ने बताया कि लैंग्वेज में, जो रीजनल लैंग्वेजेस में है, उनमें इंडिया में ये आदमी है जो इस भाषा में सबसे ज्यादा ढूंढा गया है। लेकिन इसलिए भी बुलाया कि जिस लड़के को मैंने 2004 में आईआईटी खड़गपुर में कविता सुनाई थी, वो उस समय गूगल का लैंग्वेज हेड था। और उसने कहा कि बॉस, जब मैं पढ़ता था, एक कवि आया था और 5000 लड़के नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश हो रहे थे। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किसमें किया? और जिस समय मैं वो काम करता था, पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ थी कि लड़कों को क्या कविता सुनानी, और अंग्रेजी ऑर्कुट चलता था। मेरा ऑर्कुट पर एक फैन क्लब था। मुझे आज भी याद है कि हिंदी के एक बड़े कवि हैं, पद्मश्री, उन्होंने माइक से कह दिया था कि भैया ये चिरकुट है जो ऑर्कुट वॉर्कुट करता रहता है, कुछ ये ऐसा उन्होंने कह दिया था। अब वो खुद फेसबुक पे रोज सुबह दोपहर शाम अपने फोटो फिल्टर लगा के पोस्ट करते हैं, ब्यूटी प्लस वाले। यानी कि समय की आहटें पहचानना कि कल क्या होने वाला है, और नेक्स्ट जनरेशन में इन्वेस्टमेंट करना। आपके घर में अगर 5 बच्चे ऐसे हैं जो 12th की तरफ जा रहे हैं, 9th की तरफ जा रहे हैं, आपका काम देखकर अगर उनमें से एक बच्चे के मन में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा पैदा नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन अपनी फैमिली में ठीक नहीं है। उसको बताइए कि इतना कठिन नहीं है, मैंने किया है, तू भी कर लेगा, और बहुत अच्छा जॉब है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, वहां मेरा एक परिचित रहता है, सामने आईआईटी से पढ़ा हुआ है, और साइबर सिक्योरिटी का हिंदुस्तान का बड़ा जाइंट है। 400-500 करोड़ की कंपनी है, बड़े क्लाइंट्स हैं उसके पास, ज्यादा बड़ी हो गई होगी, अब तो शायद 1000 करोड़ की होगी। उसका बेटा मेरी बेटी के साथ पढ़ता था, 5th 4th में बच्चे पढ़ते थे। तो एक दिन वो मुझे सुबह घूमता घूमता मिला, मुझसे उसने कहा, यार तूने तो मेरे लड़का बिगाड़ दिया। मैंने कहा, मैंने तेरा लड़का कैसे बिगाड़ दिया? बोले, कल वो मेरा साला आया था बच्चे का मामा, वो बच्चे से पूछ रहा था बड़े होके क्या बनोगे, तो बोला कवि बनूंगा। तो उस मामा को समझ में नहीं आया, मामा इंजीनियर था, उसने कहा कवि बनेगा? अबे इंजीनियर का लड़का है, कवि क्यों बनेगा? बोले, पापा के पास इनोवा है और सामने कवि रहता है, कुमार अंकल, उसके पास मर्सिडीज है, तो वो कवि बनेगा। सो हो सकता है कि मैं आपसे फिर विनम्रता पूर्वक कहूं, मेरे जीवन में इन कपड़ों का, इन घड़ियों का, इन गाड़ियों का कोई योगदान नहीं है। मैं इनमें बिल्कुल इंट्यून्ड नहीं हूं। मैं ऑटो में बैठ सकता हूं, अल्टो में बैठ सकता हूं, मेरे लिए सब बराबर है। करना फकीर है तो क्या दिलगिरी, सदा मगनमन रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, क्या फर्क पड़ता है। हमने तो रोडवेज की बस से सफर शुरू किया है। 100 रुपए में पहली कविता पढ़ी थी 1988 में, हापुड़ में जैन समाज का कवि सम्मेलन होता था। 100 रुपीज, ये भी पता नहीं था मिलेंगे, वो तो दे दिए थे उन्होंने। और उसके बाद चार्टर से भी पढ़ी है, लंदन जाके, वहां भी जाके पढ़ी है कि चार्टर ही ले गए और 4 दिन उसी में घूम रहे हैं कि अब स्कॉटलैंड वहां है। तो ये जो सफर है, इससे मैं डिस्कनेक्ट हूं, बट मेरी भूख खत्म नहीं हुई है। मुझसे मेरे पिताजी मेरी पत्नी से पूछते हैं कि अब ये क्या चाहता है, क्यों बेचैन है, तो मैं उससे यही कहता हूं, मुझसे पूछती है क्यों बेचैन हो, मैं उससे ये कहता हूं कि जिस दिन ब्राजील के समुद्र तट पर धूप स्नान करती हुई लड़कियां गाएंगी कोई दीवाना कहता है, उस दिन समझूंगा काम पूरा हो गया।
क्योंकि और अभी तंजानिया से आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था तंजानिया का। अच्छा, मैंने अभी आपसे प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात की। प्रोफेशनल एक्सीलेंस में यह बात भी है कि इस बात के पैसे नहीं मिले हैं। मैं केवल आपसे, पहली बात तो आप सब मुझसे बड़े हैं एजुकेशन में, एक्सीलेंस में, आपने जगह बनाई है, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना है जो मेरे मन में बात थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं हिंदुस्तान का, जिससे स्पंदन रुक सकता है उसको आप चलाते हैं। हमें तो याद है भाई, बैंकर्स के अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी में थे और मेहनत कर रहे थे नोटबंदी के टाइम, वो आप ही लोग थे, क्योंकि आपको सब क्लाइंट परेशान कर रहे थे कि क्या करें। नहीं, आप नहीं कर रहे थे, पर आपको तो परेशान कर रहे थे लोग बाग। भाई हम क्या करते हैं, हम जब पैसा लेते हैं, शो का पैसा लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जब वो मुझसे कहता है कि साहब साइन कर दीजिए चेक, तो मैं चेक साइन करता हूं, तो उस पर लिखा होता है कि 54 लाख रुपीज, 67 लाख रुपीज। मुझे लगता है क्या खरीद लिया, तो फिर ऊपर कुछ लिखा रहता है CBDTT की क्या क्या है वो। मैंने कहा ये भाई साहब कौन है? बोले नहीं साहब वो टैक्स जाना है, एडवांस टैक्स जाना है। तो ऐसा लगता है कलेजे में से कोई निकाल के ले गया टुकड़ा हमारे हाथ से। फिर वो सीए जो है, वो सीए से डॉक्टर की भूमिका में आता है। जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले वो स्प्रिट घिसता है ना, ऐसे कर, सर ये तो देना ही पड़ेगा सर, देखिए आप। मैं से कहता हूँ यार देख यार ये क्या इतना सारा कैसा है? अब सर देखो ये तो होगा सर। तो आपने बहुत मन के साथ सुना। हालांकि ये मेन्यू में नहीं थी पोइट्री, जो मुझे बताया गया तो उसमें कविता पाठ नहीं था, उसमें यही था कि 1 घंटे का एक सेशन है। लेकिन मैं आपको सुना देता हूं अगर आप कहते हैं तो। और ये कुछ कविताएं इतनी लोकप्रिय हुई कि इन्होंने सरहदें तोड़ दी। कि कोई दीवाना कोई मगर धरती मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे ये तेरा इसे कहते हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस। कि मुझे गाना नहीं था तो मैंने आपसे ही गवाया।